हेलो फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट 2 में मैं आपका वेलकम करता हूं। इसका फ्रेंड्स हम लोग जो है पार्ट 1 खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी और स्कूल एजुकेशन जो है पूरा डिटेल में समझा था। अगर फ्रेंड्स आप ये लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक कीजिए और ये पहले वाला सेशन जिसकी स्लाइड्स आपके सामने आ रही है इसको आप देख लीजिए। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट 2 जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें स्पेशली हायर एजुकेशन को समझना है। पर हायर एजुकेशन के अलावा और भी चीजें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो हमें डिटेल में समझने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वो है वोकेशनल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन और फाइनेंसिंग। अब हायर एजुकेशन से हम आज का सेशन शुरू करेंगे। अब क्या होती है फ्रेंड्स हायर एजुकेशन, तो इसको समझने के लिए आप एक डायग्राम देखिए जो ऊपर आपको दिखेगा। इसमें देखिए आप, एक बच्चा है और ये बच्चा जो है नर्सरी, किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी, इस तरह से क्या हो रहा है, अपने करियर में आगे बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से स्कूल एजुकेशन किसी भी बच्चे की नींव बनाने का काम करती है, उसी तरीके से जो हायर एजुकेशन रहती है फ्रेंड्स, वो हमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड और नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तैयार करती है। मतलब कि हायर एजुकेशन ही वो होती है जो हमें रियल वर्ल्ड से जोड़ने का काम करती है और हमें जीना सिखाती है। सो इसलिए हायर एजुकेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसमें हमें ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं और ऐसी वैल्यूज सिखाई जाती है इवन हर स्टेज पर, जिनके जरिए हमारा होलिस्टिक यानी एक कंप्लीट 360 डिग्री डेवलपमेंट हो पाए। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या इंडिया में ऐसा हो रहा है? डेफिनेटली नॉट फ्रेंड्स। हमारी कंट्री में जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड्स है, वो बहुत ज्यादा खराब है और उनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है लाई गई है और इसके जरिए हमारा जो करिकुलम है, जो हमारी पेडागॉगी है, जो हमारा स्टूडेंट को एक्सेस करने का सिस्टम है, जो हमारे स्टूडेंट रिपोर्ट सिस्टम है, इन सब में क्या करने की जरूरत है, इन सब में सुधार करने की जरूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब फैकल्टी को और इंस्टीट्यूट्स को क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, आजादी मिलेगी और वो अपने कोर्सेज को खुद से डिजाइन कर पाएंगे। और इसी के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये सबसे पहला और बड़ा स्टेप लेने की बात करती है कि अगले 15 सालों में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें अपने एफिलिएशन से क्या मिलेगा, छुटकारा दिलाने की कोशिश की जाएगी। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। सो मेरा जो कॉलेज था वो आरजीपीवी एफिलिएटेड था। तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो यूनिवर्सिटी से हमारा कॉलेज एफिलिएटेड था, यानी कि हमारे कॉलेज में सारा काम आरजीपीवी के अनुसार होता है। पर आप एक चीज समझिए, हमारा कॉलेज यहाँ है और आरजीपीवी भोपाल में है, जो दोनों की दोनों बहुत क्या है, दूर है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट्स को आरजीपीवी अच्छे से नहीं समझ सकता। तो इसी बात को हमारी गवर्नमेंट ने अब समझा है और वो ये कह रही है कि जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी है वो कॉलेजेस को दी जाएगी। मतलब अगले 15 सालों में धीरे धीरे करके कोशिश की जाएगी कि एफिलिएशंस खत्म की जाए और सभी कॉलेजेस को क्या मिले, ऑटोनॉमी मिले। और इसके अलावा और भी कई सारे बड़े बड़े रिफॉर्म्स की बात करी जाती है। जैसे स्कूल एजुकेशन में हम मल्टी स्ट्रीम एजुकेशन की बात करते हैं, उसी तरह से कॉलेज लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लाने की ये पॉलिसी बात करती है। पर सर इसकी जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत क्या है, इसको ऐसे समझिए फ्रेंड्स, जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा काम क्या होगा, एक इंजीनियर के तौर पे इंजन बनाना, बाइक्स के, कार्स के वगैरह। अब मुझे बताइए, एक इंजीनियर के तौर पे मुझे एक आईसी इंजन के अलावा और भी किसी चीज को जानने समझने की जरूरत है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, मुझे जरूरत है। मुझे इन्वायरमेंट को जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं जो इंजन बनाऊंगा वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो मुझे इन्वायरमेंट का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इंजन्स कौन बनाती है? बजाज जैसी कंपनीज बनाती है। तो कई बार इंजीनियर्स क्या होते हैं,
एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन बन जाते हैं, या फिर बिजनेसमैन बनने के अलावा वो मैनेजमेंट पोजीशंस जो है एक्वायर कर लेते हैं। सो मुझे बताइए, क्या एक मैकेनिकल इंजीनियर को बिजनेस और उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप या मैनेजमेंट ये सब नहीं सिखाया जाना चाहिए? डेफिनेटली उसे ये सब भी सिखाया जाना चाहिए। सो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा होलिस्टिक यानी 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा इंटेलेक्चुअल के साथ साथ हमारा एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मॉरल सभी तरह का डेवलपमेंट जो है होना चाहिए, ताकि हम क्या बन पाए, एक वेल डेवलप्ड राउंडेड इंडिविजुअल बन पाए, जो 21st सेंचुरी की सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर पाए, फेस कर पाए। और ये तभी हो पाएगा जब एक व्यक्ति क्या हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, साइंस, सोशल साइंस और प्रोफेशनल, टेक्निकल, वोकेशनल सभी में क्या रखेगा, नॉलेज रखेगा, और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। सर बात तो बहुत आप सही कह रहे हैं, बट क्या ऐसा प्रैक्टिकली फॉलो हो रहा है? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ऐसा प्रैक्टिकली फॉलो हो रहा है। जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब इसको फॉलो कर रही हैं, एंड इवन आईआईटीज और आईएम ने भी इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया जो ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन में सबसे ज्यादा पीछे वाली कंट्रीज में आता है, उसका रीजन ही ये है कि हमने अभी तक इन चीजों को स्टार्ट नहीं किया है। और इसी के तहत हमारी ये एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 2040 तक हमें ये एम रखना है कि सारे कॉलेजेस, सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या बन जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाए। और इसके अलावा भी यही बात खत्म नहीं होती है, और भी कई सारे बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। सर ये क्या है एग्जैक्टली? तो इसके लिए फ्रेंड समझिए, आपने एक पिक्चर देखी होगी, मैं हूं ना में शाहरुख खान कई सालों के बाद अपने कॉलेज आते हैं और एजुकेशन लेते हैं। बट मुझे बताइए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि एक लिमिटेड एज के बाद एमबीए कॉलेजेस या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस जो होते हैं वो इवन एडमिशन लेने तक से मना कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आपने 1 साल का कॉलेज करा है, तो बात के जब आप अगर 5-6 साल बाद किसी कॉलेज में जाओगे तो आपको उस 1 साल का कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। इसी को समझते हुए हमारे यहाँ जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है उसको बदलने की पूरी प्लानिंग की गई है, और इसमें जो है सर्टिफिकेट सिस्टम लाया गया है, जिसमें क्या करा गया है, हमें हर ईयर के जो एकेडमिक सेशन रहता है उसके हमें क्या मिलेंगे, क्रेडिट मिलेंगे। अगर आपने 1 ईयर का कोर्स करा है तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको 10 क्रेडिट मिलेंगे। अगर आपने 2 ईयर करा है तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और आपके क्रेडिट जो है वो 20 हो जाएंगे। अगर आपने 3 ईयर करा है तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और उसके क्रेडिट जो है वो 30 हो जाएंगे। और अगर आपने 4 ईयर करा है तो आपको जो बैचलर डिग्री मिलेगी, उसमें डिग्री के साथ साथ क्या इंक्लूड होगा, उसमें रिसर्च पेपर भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, जिससे आपके क्रेडिट क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। और इस सिस्टम को प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके जरिए ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, तो अब मैं हूं ना रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो पाएगा। सो आई गेस ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके जरिए कोई व्यक्ति अगर 1 साल एजुकेशन लेता है और फिर उसको अगर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है, तो जब तक उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक के लिए वो डिसकंटिन्यू कर सकता है। या फिर मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है और उसे लग रहा है 1 साल बाद कि उसने गलती कर दी, तो वो इकोनॉमिक्स छोड़कर सेकेंड ईयर में कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पकड़ सकता है, और उसकी जो फर्स्ट ईयर की एजुकेशन है वो भी बेकार नहीं जाएगी, उसका भी उसको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मास्टर्स प्रोग्राम जो है उसमें छोटा चेंज लाया गया है। पहले भी अगर हम बात करें तो 3 ईयर वालों के लिए 2 ईयर का मास्टर प्रोग्राम होता था, पर इसमें यह चेंज कर दिया गया है कि अगर कोई 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम करता है जिसमें रिसर्च भी इंक्लूडेड है, तो उसको फिर 2 ईयर का नहीं 1 साल का ही मास्टर प्रोग्राम करना होगा। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर मास्टर प्रोग्राम की बात की गई है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं और मेरा अभी से डिसाइडेड है कि मैं आगे एमबीए भी करना चाहता हूं, तो मैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता हूं, जिसमें मुझे 4+2 नहीं करना होगा, 3+2 करना होगा। 3 साल इंजीनियरिंग और 2 साल मास्टर्स की डिग्री, है ना अच्छी बात। पर यह सिस्टम पहले से भी फॉलो हो रहा था। जो मेन बदलाव करा गया है फ्रेंड्स, वो करा गया है पीएचडी के लिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे पीएचडी करना है,
तो मैं पहले क्या करूंगा, बीए करूंगा, उसके बाद में एमए करूंगा, उसके बाद में एमफिल करूंगा, और एमफिल के बाद जो है मैं क्या करूंगा, एमफिल के बाद जो है मैं पीएचडी करूंगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी फ्रेंड्स, जो ये मास्टर ऑफ फिलोसफी की एमफिल की डिग्री है, इस तक तो लोग आ जाते थे, पर इसके बाद अधिकतर लोग अपनी स्टडी डिसकंटिन्यू कर देते थे। एमफिल क्या होती है फ्रेंड्स समझेगा, जो पीएचडी रहती है इसमें अगर हम बात करें तो रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो उसको लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मास्टर ऑफ फिलोसफी एमफिल की डिग्री बीच में कराई जाती है, पर इसके कारण हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वर्ल्ड के कई सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है मैक्सिमम सबने एमफिल की डिग्री को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब हमारे यहाँ भी ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अगर किसी ने एमए कर लिया है तो उसे एमफिल करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पीएचडी जो है उसके लिए अप्लाई कर पाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। और देखिए, इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर डिग्री विद रिसर्च भी कर रखा है तो भी आपको एमए तक की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट आप पीएचडी जो है कर पाएंगे। वाह, क्या गजब का सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने। अब इसके अलावा एक और सिस्टम जो लाया गया है वो है इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब समझिए फ्रेंड्स, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में आज भी काफी पीछे है, तो इसको बहुत ज्यादा आगे लाने की जरूरत है। तो इसके लिए कि हमारा कंट्री एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बन सके और पहले की तरह हम एक विश्व गुरु जो है वापस से बन सके, तो उसके लिए हमारा वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज से इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है उनको ये परमिशन दी गई है कि वो इंडिया में अपना जो है कैंपस जो है सेटअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इंडिया की भी हाई परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटीज है उनको भी ये सुविधा दी जाएगी कि वो अपने कैंपसेस अदर कंट्रीज में जो है डेवलप कर पाए। इससे फ्रेंड्स म्यूचुअल इंटरेक्शन बढ़ेगा और हमें जो फॉरेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ऐसा करने से हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है उनकी एजुकेशन काफी महंगी है। पर इसमें मैं कहूंगा अच्छी बात भी है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ के जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ के लोग जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इसके कारण वो लोग बाहर पढ़ने जाना बंद कर देंगे और काफी हद तक वो लोग जो हैं इंडिया में ही एजुकेशन लेने लग जाएंगे। अब इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव करा गया फ्रेंड्स रेगुलेटरी बॉडी का। हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये जो है वो बॉडी है जो पहले सारा हायर एजुकेशन देखने का काम करती थी। इस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इस बॉडी के 2 मेन फंक्शंस होते थे फ्रेंड्स। एक अगर मैं बात करूं तो ये रेगुलेट करने का काम करती थी, मतलब कि ये सब डिसीजंस लेती थी कि आपको एज अ यूनिवर्सिटी क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या बेंचमार्क्स आपके होने चाहिए, और उसी के बेसिस पर ये क्या करती थी, फंडिंग करती थी। पर मुझे एक बात बताइए भाई, रूल्स भी यही बना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फंडिंग भी यही कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या यहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी, क्या यहां पर चेक और बैलेंस होगा? नहीं होगा। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा, एक ही के हाथ में बहुत ज्यादा पावर हो जाएगी। और ऐसा जो हो रहा है इसमें यूजीसी की भी गलती नहीं है। जब यूजीसी बनाई गई थी स्टार्टिंग में तो उस समय 100 के लगभग यूनिवर्सिटीज थी, पर आज इंडिया में 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, तो उसका काम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो इसीलिए हमारे सिस्टम में चेक और बैलेंस को लाने के लिए और कंसंट्रेशन ऑफ पावर को खत्म करने के लिए यूजीसी को हटाया जा रहा है और उसकी जगह फ्रेंड्स क्या लाया जा रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। अब ये जो कमीशन होगा, ये कमीशन क्या करेगा, ये सीधा रेगुलेट करने का काम करेगा। और ये रेगुलेट करने का काम ऐसा करेगा कि जितनी भी अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर अगर मैं बात करूं टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट्स, जितने भी काउंसिल्स हैं, इनके मुकाबले इसके पास रेगुलेशन के पावर्स जो है वो काफी ज्यादा होंगे। पर मेन बात यह है कि इसके पास फंडिंग का सीधे सीधे पावर नहीं होगा। इसके अंडर भी 4 इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे और वो चारों अपना काम अलग अलग सेपरेटली करेंगे, ताकि रेगुलेट करने वाली बॉडी अलग हो और फंड देने वाली बॉडी अलग हो। जैसे रेगुलेशन का काम जो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल करेगी। इसके जो रेगुलेशंस होंगे उनके आधार पे एक्रेडिशन
यानी कि पॉइंट्स देने का काम जो है वो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल करेगी, और इन दोनों के काम के अकॉर्डिंग जो फंडिंग है वो देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल करेगी। और इन सब के लास्ट में एक नया फीचर जोड़ा गया है। असल में HECI को लाने की बात तो फ्रेंड्स सालों से चल रही है, पर इसमें एक नया फीचर जोड़ा गया, लर्निंग आउटकम, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग आउटकम। मतलब कि जो क्या कहते हैं, हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं फ्रेंड्स, उसका रियल वर्ल्ड में हमें क्या होना चाहिए, कोई बेनिफिट होना चाहिए। तो हमें इंजीनियरिंग करने से या फिर MBA करने से वाकई में रियल वर्ल्ड में कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करने का काम करेगी एक अलग बॉडी, जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो इस तरीके से HECI जो है ये सिंगल ओवर आर्चिंग रेगुलेटरी बॉडी होगी, जिसके अंडर में 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज जो है अपना अलग अलग फंक्शन करेगी, ताकि सिस्टम में एक चेक और बैलेंस जो है वो आ सके। तो ये कमीशन जो है इसको लाने की बात की गई है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो सिस्टम में है वो ये है कि भाई नॉलेज क्रिएशन और रिसर्च, इन पे अगर मैं बात करूं तो हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं। पर वर्ल्ड की जो सबसे हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशंस है, जैसे भाई पास्ट में इंडिया की बात करो, मेसोपोटामिया की बात करो, इजिप्ट की बात करो, ग्रीस की बात करो, या फिर मॉडर्न एरा में यूनाइटेड स्टेट्स की, जर्मनी की, इजराइल की, कोरिया या जापान की बात करूं, तो ये सब जो है अगर आज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है तो इसकी वजह इनका नॉलेज क्रिएशन और रिसर्च पर खूब सारा पैसा खर्च करना है। और ये कैसे खर्च कर रहे हैं जरा समझिए। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो जीडीपी का 0.69, हाँ जी आपने ठीक सुना, सिर्फ 0.69% जो है जीडीपी का खर्च होता है। मंगलयान योजना हम सब जानते हैं कि वो वर्ल्ड की सबसे सस्ती मंगलयान योजना है इंडिया की, मॉम मिशन जिसे हम कहते हैं, मार्स ऑर्बिटल मिशन। इसके मुकाबले अगर मैं बात करूं तो यूएसए अपनी जीडीपी का, जिसकी जीडीपी हमसे कईयों गुना है, वो भी अपनी जीडीपी का 2.8% जो है खर्च करता है। इजराइल जैसा छोटा देश भी 4.3% खर्च करता है, और साउथ कोरिया 4.2% खर्च करता है। सो ये समझा गया कि अगर हमें वाकई में ग्रो करना है और क्वालिटी रिसर्च करना है, और उसके लिए इंडिया को अगर एक अहेड का नेशन बनाना है, तो उसके लिए हमें रिसर्च पे पैसा खर्च करना होगा। और इसके लिए एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये इंस्टीट्यूशन जो है इसका काम ही क्या होगा, जो रिसर्च है उसको प्रमोट करना और उसके लिए फंडिंग करना, इसका काम होगा। अब फ्रेंड्स आपके सामने एक फोटो है, मैं समझता हूं आप सबने इस पिक्चर का नाम सुना होगा, पर आप में से अधिकतर ने देखी नहीं होगी, क्योंकि इस पिक्चर का नाम ही क्या था, फालतू। अब इस पिक्चर की अगर मैं बात करूं, ये पिक्चर अगर आज रिलीज होती फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है ये एक बॉक्स ऑफिस हिट होती। इस पिक्चर में ये बताया गया था कि हमें जो एजुकेशन मिल रही है उससे हमें जॉब लेना आसान नहीं रह गया है, जॉब बहुत मुश्किल हो गई है। तो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हेयर स्टाइलिंग वगैरह, कारपेंट्री वगैरह ऐसे जॉब्स शामिल किए जाए जिनसे लोगों को वाकई में क्या मिल पाए, जो ऐसे एजुकेशन शामिल की जाए जिससे लोगों को वाकई में जॉब्स मिल पाए। ये इस पिक्चर का मोटो था। सो इसी को समझते हुए हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बात करती है वोकेशनल एजुकेशन की, जो ये कहता है कि स्टूडेंट जो है उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए अपना करिकुला, अपना सब्जेक्ट और अपने स्किल्स वगैरह डेवलप करने के लिए और उन्हें चुनने के लिए। बट इसके अलावा हमें जो है स्टूडेंट्स को जो है वो सक्सेसफुल बनने के लिए, ऐसे इनोवेटिव, एडेप्टेबल और प्रोडक्टिव ह्यूमन बींग्स बनाने के लिए और रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए ऐसी कैपेसिटीज डेवलप कराई जानी चाहिए जो वाकई में इन सिचुएशंस को फेस कर सके। इसी में अगर हम बात करें तो ये समझा गया है कि मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल थिंकिंग ये काफी क्रूशियल है, क्योंकि हम सब जानते हैं आने वाला जमाना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इस पर काफी अच्छा वर्क करेगी, और इसके अलावा जो कोडिंग है वो 6th क्लास से सिखाई जाएगी। सर कोडिंग मतलब, अब फ्रेंड्स आप में से जितने भी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन में ही C++, लोगो, इस तरह की लैंग्वेजेस सीखी होगी। पर अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो जापान जैसी कंट्रीज है वहां पर जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस भी क्या करी जा रही है, स्कूल्स में सिखाई जा रही है। तो उसी के लिए हमारी गवर्नमेंट कहती है कि कोडिंग को बकायदा मिडिल स्टेज
यानी 6th क्लास एजुकेशन से ही शामिल किया जाए और इवन सरकारी स्कूलों में भी शामिल किया जाए। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ जॉब्स जो हैं वो काफी अच्छे से डेवलप हो पाएंगी और जो हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो हमारे स्कूल्स हैं उनके बीच में गैप क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन में फ्रेंड्स सबके लिए एक फन कोर्स लाने की बात की गई है, जिसके तहत ये बात करी गई है कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग, इस तरह के जो वोकेशनल वर्क है उनकी क्या करी जाए, प्रॉपर एक्सपर्ट्स से बुलाकर एजुकेशन दी जाए। और इसके लिए एक 10 डे बैगलेस पीरियड की बात की गई है, जिसमें कारपेंटर, गार्डनर, पॉटर, आर्टिस्ट वगैरह सब आएंगे और आपको अपने अपने फील्ड की एक्सपर्टीज बताएंगे, ताकि आप जब स्कूल या कॉलेज से निकले तो उसके बाद आप इंस्टेंट लेवल पर एटलीस्ट कोई ना कोई जॉब कर पाए। और ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं अदर कंट्रीज की बात करूं तो वहां पर 50% से ज्यादा लोगों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है और यही परसेंटेज इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम है। पर ऐसा हो क्यों रहा है फ्रेंड्स, समझेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ जो वोकेशनल एजुकेशन है इसको क्या समझा जाता है, कमतर समझा जाता है। और इसको कमतर समझने के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ स्टूडेंट जो हैं वो इसको चूज भी नहीं करते हैं। और जो 11th-12th के जो क्लासेस होते हैं उसके बाद अगर हम बात करें सो ऐसे ऑप्शंस भी नहीं दिए जाते हैं जिसके जरिए वोकेशनल एजुकेशन में स्टूडेंट्स ज्यादा कुछ कर पाए। तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है जिसको हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डील करने की बात कर रही है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स बात की जाती है टीचर एजुकेशन की। अब टीचर एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए फ्रेंड्स, टीचर ही क्या होता है, एजुकेशन को रिफॉर्म करने में पिलर का काम करता है। सो इसी के लिए सबसे पहला एक ड्रास्टिक स्टेप लेने की बात की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को टीचिंग एजु फील्ड में अगर आना है तो उसके लिए उसको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करना होगा। सर ये क्या है, इसका मतलब समझिए फ्रेंड्स, स्कूल के बाद जैसा अभी होता है आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपका फिक्स है कि आप टीचर ही बनना चाहते हैं तो आप स्कूल के बाद डायरेक्ट जा सकते हैं कहां पर, कॉलेजेस में, जहां पर आप क्या करेंगे, सीधा जो है टीचिंग की एजुकेशन लेंगे। अब इसके अलावा और रूरल एरियाज में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां पर अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं। सो इस प्रॉब्लम को भी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ओवरकम करने की बात करती है। ये पॉलिसी ये कहती है कि लोकल एरियाज में बीएड प्रोग्राम चलाए जाए ताकि जहां पे उन्हें डिग्री मिले वहीं की वहीं उन्हें जॉब्स भी प्रोवाइड कर दी जाएं। और इसके अलावा जो एक्सेसिव टीचर के ट्रांसफर हैं वो भी रिड्यूस किए जाएं, क्योंकि बच्चा जो एक बार हैबिट डेवलप कर लेता है किसी टीचर से पढ़ने की तो वो उसी टीचर से कंटिन्यू लेवल पर पढ़ता रहे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें भी रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका टेस्ट मटेरियल, कंटेंट और पेडागोगी दोनों के टर्म्स में इंप्रूव करने की बात की गई है। और जो फाउंडेशन, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी सारे स्टेजेस के लिए टेट को लाने की बात की जा रही है। बट मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, मेरा जो फेवरेट फीचर है वो इसमें लास्ट में है। जैसा कि हम जानते हैं टीचर का काम क्या है फ्रेंड्स, एक टीचर का काम पढ़ाना है। तो क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना है तो इसलिए कहीं ना कहीं उसका टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी होना चाहिए। सो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है कि किसी को भी टीचर अपॉइंट करने के पहले उसका एक टीचिंग डेमो लिया जाएगा ताकि ये पता पड़ सके कि ये स्टूडेंट्स को कितना अच्छे से टीच कर पा रहे हैं। है ना फ्रेंड्स, कमाल की बात। इसके अलावा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी कहती है कि 2030 तक एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कंपलसरी कर दी जाए और इसके अलावा 2 ईयर बीएड प्रोग्राम्स जो है दिए जाएं उनको जो क्या कर चुके हैं, बैचलर की डिग्री कर चुके हैं। और ऐसे लोग जो मास्टर्स कर चुके हैं उनको 2 ईयर बीएड प्रोग्राम भी नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए बस 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है वो सफिशिएंट रहेगा। या मास्टर्स के अलावा 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री जो कर चुके हैं उनके लिए भी 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है सफिशिएंट रहेगा। सो काफी अच्छे और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। पर इसके अलावा मैं अगर इस पॉलिसी की बात करूं तो ये पॉलिसी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस पॉलिसी में हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सीधे सीधे फेस करने की बात कर रहे हैं, जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। अब फ्रेंड्स समझिएगा, हम सब जानते सर्व शिक्षा अभियान हमारे यहाँ लाया गया है
जिसके जरिए हर बच्चे को स्कूल में एडमिशन जो है वो करीब करीब दिला दिया गया है। 100% स्कूल एनरोलमेंट हमारे यहाँ होता है नर्सरी के क्लासेस में। पर अगर मैं बात करूं, ये जितनी अच्छी बात है, यही हायर एजुकेशन में जाकर हमारे लिए बुरा बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है फ्रेंड्स, देखिए, अगर मैं 6 से 8 की एनरोलमेंट की बात करूं तो ये 100% से घटकर 91 के लगभग आ जाता है। 9-10th में घटकर यही एनरोलमेंट 79% हो जाता है। 11-12th में घटकर ये 56% हो जाता है और हायर एजुकेशन में तो ये 26% तक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसको ये पॉलिसी बड़े अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रही है और इसको दूर करने की बात कर रही है। और इसके लिए ये पॉलिसी कह रही है कि हमें जो है 2030 तक क्या करना होगा, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लाना होगा। मतलब 100% बच्चे जो हैं वो बकायदा क्लासेस में एनरोल हो, और हायर एजुकेशन में भी इसको बढ़ाकर 50% तक लाना होगा। पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे, तो ये भी इसी पॉलिसी में बताया गया है। इसको समझिए फ्रेंड्स, मैं एक इंजीनियर की तरह आपको बताता हूं। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। सो फ्रेंड्स, मुझे ये पता नहीं था कि जब कॉलेजेस आप में आप एडमिशन लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका कॉलेज जो है कम से कम 10-15 साल पुराना हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पढ़ाने के लिए जितनी भी हैवी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कॉलेज के पास डेवलप ही नहीं होगा। तो ऐसे में बताइए, क्या किसी व्यक्ति का एजुकेशन में अच्छे से ध्यान लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसीलिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ये पॉलिसी बात करती है। इसके अलावा यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन स्कूल, मतलब कि अटेंडेंस जो है वो सिंसियरली ली जाए, और अटेंडेंस के अलावा अगर कोई ड्रॉप आउट हो भी गया है तो उसको वापस सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की जाए। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी अश्योरेंस। भाई, अगर स्कूल में कॉलेज में आपकी टीचिंग जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या आपको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तो क्या आप एजुकेशन लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे? डेफिनेटली नॉट। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की ये पॉलिसी बात करती है ताकि हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके अलावा अब मुझे एक बात बताइए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हम एक पेंडेमिक सिचुएशन जो है झेल रहे हैं कोरोना की। इस कोरोना ने अगर हम बात करें तो हमें अंदर से क्या कर दिया फ्रेंड्स, झंझोड़ के रख दिया है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरा हिला के रख दिया है। हमारे स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो पिछले कई महीनों से खुल नहीं पा रहे हैं, और इसी सिस्टम में हमने ये भी देखा कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट तो कर गए, पर टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, कोई भी ऑनलाइन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो इससे हमें समझ में आया कि जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये पॉलिसी इसी के लिए स्टेप लेने की बात करती है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, एजुकेशन प्लानिंग, डिजिटल इंडिया कैंपेन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और पब्लिक डिस्क्लोजर्स, सब में जो है यूसेज क्या करा जाए, अच्छे से बढ़ाया जाए। और इसके लिए एक टेक्निकल एजुकेशन, एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाए जो क्या करे, जो लगातार ये बताए कि क्या चीजें की जानी चाहिए। और मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो है वो स्टार्ट किए जाए ताकि लोग ऑनलाइन भी पढ़ पाएं। और जो दिव्यांग्स हैं उनके लिए फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाए। और जो ई कंटेंट है, जैसे हम देखते हैं आज की तारीख में एनसीईआरटी जो है वो ई कंटेंट के तौर पर पूरी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। इस तरह से ई कंटेंट वेरियस लैंग्वेजेस में डेवलप किए जाए और 21st सेंचुरी के जितने भी चैलेंजेस है, फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना, उसको डील करने के लिए मेजर्स लिए जाएं। फॉर एग्जांपल वर्चुअल लैब्स, स्कूलों के जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके लिए वर्चुअल लैब्स बनाई जाए और ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट की जाए। अब ये पॉलिसी भले ही कोरोना के आने के पहले बन चुकी थी, पर फिर भी मुझे लगता है फ्रेंड्स इसमें कई सारी चीजें जो है वो कोरोना की प्रॉब्लम को देखते हुए ही जोड़ी गई हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें फ्रेंड्स एजुकेशन जो है उस पर हम इतनी सारी बातें करें तो भी अगर हम बात करें तो ये गोल फुलफिल नहीं हो सकता जब तक एजुकेशन पे क्या ना करा जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च ना करा जाए। क्योंकि अगर हम बात करें, एजुकेशन से बेटर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने आप ग्लोबली ग्रो करोगे। सो इसी के तहत ये पॉलिसी ये कहती है
कि हमारा जो जीडीपी है हम उसका 4.43% ही खर्च कर रहे हैं, जो कि कई सारी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से काफी ज्यादा कम है। इसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये पॉलिसी ये कहती है कि हम इसको बढ़ाएं और अपने 6% जीडीपी के 6% तक इसको लेके जाएं। पर यहीं पर इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि ऐसा तो हम अपनी पिछली पॉलिसीज में भी कह चुके हैं, पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सो मैं तो फाइनली सर यही कहूंगा कि फ्रेंड्स, ये पॉलिसी एक बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है, पर आने वाले 2 डिकेड्स जो हैं उसी में जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें हमें पता पड़ेगा कि ये जो पॉलिसी है उस पर कितना काम किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए टाटा बाय बाय। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो